जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हम बात करने वाले हैं आज अपने सेट नंबर 2 की, जिसमें आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे। 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन आपके यूपीजे के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्यारा सा सवाल। पहला क्या कह रहा है, तो देखो पहले हमारे यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हैं, तो जिनमें से पहला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे स्पेस दे रखा है, यानी आपको यहाँ पे क्या है कि आपका सिंपल सा ब्लैंक है। यहाँ पे आपको फिल करना है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में हुआ। तो आपको सिंपल ये पूछ रहा है कि इनमें से किस टेक्नोलॉजी का उपयोग, इनमें से जो दे रखा है उनमें से किसका उपयोग पहली पीढ़ी में किया गया है। तो किसका किया गया? वैक्यूम ट्यूब का किया गया। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया है चौथी पीढ़ी में। आईसी चिप का उपयोग किया गया है तीसरी पीढ़ी में। ठीक है, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है दूसरी पीढ़ी में। तो आपको समझ में आ गया ना, पहली पीढ़ी में आपको किया गया है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब। ठीक, इसका निर्माण 1906 के आसपास होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको 4 मिलता है, लेकिन 1906 का एनसीईआरटी बेस पे 1906 में इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है कंप्यूटर की भाषा में पीडीए का मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर की भाषा में कह रहा पीडीए, पीडीए का मतलब क्या होता है? तो पार्टिकुलर डिजाइन अकाउंट। नो, कंप्यूटर में पीडीए का मतलब पार्टिकुलर डिजाइन अकाउंट नहीं होता है, ऐसा शब्द उसके अंदर नहीं आता है। पर्सनल डोमेन अल्फ़ाबेट्स, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इट्स राइट आंसर। देन आपका क्या होगा कि पर्सनल, यानी आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए का फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आपको यहाँ पे कि अगला सवाल हमारा कौन सा है कि यहाँ पे कह रहा है कि पहला सवाल है कि सीपीयू में लगा अल्टरनेटिव करंट डायरेक्ट करंट में बदलने की कार्य को निम्न में से कौन करता है। अब देखो कितना प्यारा सवाल है, और इस सवाल को आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि काफ़ी जगह आपको नॉर्मल भी यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे कह रहा है सीपीयू में लगा अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का कार्य इनमें से कौन करता है। तो यानी एसी करंट जो आता है, एसी को डीसी में कौन बदलता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ में आपका सीपीयू में कौन सा मॉडेम लगा होता है। मॉडेम आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी का काम आता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। पावर पोर्ट आपका, तो पावर पोर्ट आपका किस लिए यूज होता है? केवल आपका इसमें पावर मतलब जहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, एसी करंट को कनेक्ट किया जाता है, उसको पावर पोर्ट बोलते हैं। यूएसबी पोर्ट आपका माउस वगैरह, सीपी और पेन ड्राइव वगैरह, मॉनिटर वगैरह लगाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे पावर सप्लाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावर सप्लाई। सीपीयू में लगा अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में जो बदलने का काम करता है वो कौन करता है? वो पावर सप्लाई करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आपका यहाँ पे कि वर्तमान समय में विंडोज का कौन सा नया वर्जन प्रचलन में है। मतलब प्रचलन में क्या है, ये बहुत पहले आ गया था, ये आपका 10 भी पहले आ गया था। वर्तमान में आप जानते हैं कि 11 आपका है, ये 2021 के आसपास आता है। कब आता है? 21 का आता है, आपको बताया भी था सितंबर के आसपास 21 में आया था, तो आपको देख लेना। तो 21 में आता है विंडोज का नया वर्जन। अब 13 वर्जन की बात है, मतलब ऐसे मतलब करंट में न्यूज की रिकॉर्डिंग है क्या विंडोज़ 11 भी आने वाला है। तो इसमें विंडो 11 के भी आपका करंट में विंडोज़ का वर्जन जो नया संस्करण प्रचलन में है। और इसमें एक खासियत है कि इसका जो स्टार्ट बटन होता है वो सेंटर में होता है, और अदर वाले में आपका यहाँ पे लेफ्ट राइट कॉर्नर में होता है, बट इसका स्टार्ट बटन सेंटर में होता है विंडोज़ 11 का। इसके पहले वाले जो हैं उनमें से लेफ्ट राइट कॉर्नर में बॉटम साइड होता है इसके स्टार्ट बटन। ठीक, अगला देखते हैं आपका निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है। इनमें से कहा जा रहा है कि यूटिलिटी प्रोग्राम का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। देखो यहाँ पे दे रखे हैं सभी ऑप्शन के। डिस्क स्कैनर, मतलब आपका ये यूज किस लिए किया जाता है? आपका डिस्क के लिए यूज किया जाता है ना, तो ये भी आपको हो जाएगा। स्क्रीन सेवर आपका, ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाता है आपका, स्क्रीन सेव करने के लिए, फाइल कंप्रेशन मतलब फाइल को छोटा करने के लिए काम में आता है, ये भी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी का मतलब होता है मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को प्रबंधन में सहायता करते हैं, कंप्यूटर सही से चलाने में, उनको मैनेज करने में हेल्प करते हैं, उनको कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये सभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपका क्या है कि ईमेल में उपयोग होने वाला ये एट द रेट से, एट द रेट बोलते हैं ना आप लोग, इस सिंबल आपको जैसे सबको होता है ये, तो इस सिंबल का उपयोग ईमेल में सबसे पहले किसने किया था? और इसी सिंबल की वजह से आपका रे टॉमलिंसन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है, यानी जनक कहा जाता है। तो 1971 ईस्वी के आसपास ये इनका यूज करते हैं, रे टॉमलिंसन। ओके, अगला सवाल आपका यहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आपसे पूछ रहा है एनआईसी, एनआईसी का मतलब क्या होता है। तो देखो ये आपका नेचुरल इंटरेस्ट कनेक्शन होता है आपका, या फिर आपका यहाँ पे ये भी तो आपका नहीं होगा,
नेचुरल इंटीग्रेटेड कनेक्शन, यह भी नहीं होगा आपका। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब यहाँ पे आपका एनआईसी की बात कर रहा है, तो एनआईसी का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं आपका यहाँ पे कि कंप्यूटर उपयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या होना चाहिए। तो कंप्यूटर उपयोग करने के लिए निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण उपकरण, यहाँ पे इंटरनेट की बात कर रहा है, कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा है। यदि कंप्यूटर उपयोग करने के लिए कहे तो आपको सभी चीज़ें, मतलब उस ऑप्शन एक बार शायद क्वेश्चन हुआ था तो आपने चेक किया होगा। इंटरनेट उपयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है, तो प्रोग्राम, मॉडेम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ये सभी। तो देखो, प्रोग्राम होगा जिस पर आप इंटरनेट उपयोग करोगे, बात सही है। मॉडेम होगा जो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसको हम आई शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ISP बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप इसको शॉर्ट में बोलते हैं ISP, राइट। तो उसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ISP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आपका जियो हो गया, एयरटेल हो गया, BI वोडाफोन हो गया, ये सभी क्या हैं आपके, और BSNL हो गया, ये सभी आपके क्या हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो ये सभी मतलब होने चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी इंटरनेट उपयोग करने के लिए हमें ये सभी महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ओपन फाइल को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। मतलब वह कौन सी फाइल है जिसका उपयोग हम माइक्रोसॉफ्ट में शॉर्टकट के रूप में करते हैं कि किसी फाइल को क्लोज कर सकें, ओपन फाइल को। तो यहाँ पे बात कर रहा है केवल ओपन फाइल को, ना कि एप्लीकेशन क्लोज करने को। तो इसमें काफ़ी बच्चों के Alt+X में गलत हो रहा होगा। तो देखो, Alt+X का काम होता है एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए। किसके लिए होता है, एप्लीकेशन। यदि आपका कोई एप्लीकेशन या कमांड खुला हुआ है आपका, तो इसके लिए आप इसका उपयोग करते हैं एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए Alt+X का। इसका आपको पता है कि पेस्ट करने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है आपका, ये पेस्ट करने के लिए उपयोग होता है। Ctrl+W का आपको पता, यही Ctrl+W का तो यही होता है ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन फाइल को, वर्तमान में जो फाइल ओपन होता है उसको क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, वर्तमान में ओपन फाइल को क्लोज करने के लिए हम करते हैं Ctrl+W का उपयोग। Ctrl+X का उपयोग करते हैं कट करने के लिए। किसके लिए करते हैं, कट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसके लिए आप देखेंगे तो Ctrl+W इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट में जो पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ओपन फाइल को क्लोज करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो हम Ctrl+W का उपयोग करते हैं। अगला सवाल हमारा यहाँ पे है कि सही सुमेलित कीजिए, मतलब निम्न में से कौन सा सही मेल खाता है। अब सही मेल कैसे, आपको यहाँ पे देखो शॉर्टकट के बेस पे दे रखा है। तो एक तब आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि पेस्ट करने का शॉर्टकट Ctrl+X होता है। Ctrl+X पेस्ट करने का नहीं होता। पेस्ट करने का क्या होता है आपका, तो आपको देखते होंगे कंट्रोल के साथ P होता है। क्या होता है आपका, Ctrl+P होता है। Ctrl+X के अभी बताया आपको कट करने के लिए उपयोग होता है। किस लिए उपयोग होता है, कट करने के लिए। ठीक है, अब कॉपी करने के लिए Ctrl+B का उपयोग होता है। तो ये आपको यहाँ पे लिखा ना Ctrl+B, ये पेस्ट करने के लिए हो गया। कॉपी करने के लिए आपको Ctrl+C होता है। क्या होता है आपका, कंट्रोल के साथ +C हम करते हैं, इसका उपयोग करते हैं कॉपी करने के लिए। क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए Ctrl+Q का उपयोग करते हैं, बात सही है। बोल्ड करने के लिए Ctrl+I का, बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का उपयोग करते हैं। और इसको I से इटैलिक होता है। क्या होता है, इटैलिक करने के लिए करते हैं। जब कोई हल्का तिरछा लिखा जाता है उसको इटैलिक करना बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे इसका देखें क्लियर फॉर्मेटिंग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए Ctrl+Q का उपयोग करते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए हम Ctrl+Q का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, C नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है www के जनक कौन है। तो www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। आप जानते हैं, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। तो इसका निर्माण 1990-91 के आसपास होता है। कहीं 89-90-91 में कन्फ्यूजन काफ़ी बच्चों को रहता है। तो 90 के आसपास इसका निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया जाता है। ओके, अब बिंट सर्फ के द्वारा इनको कहते हैं इंटरनेट के जनक कहते हैं। बिंट सर्फ को क्या कहते हैं, फादर्स ऑफ इंटरनेट कहते हैं। राइट है, ये आपको याद रखना है। ओके, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहते हैं। जॉन वॉन को भी आधुनिक कंप्यूटर के जनक के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला सवाल यहाँ पे आपका है कि ये भी आपका स्पेस पे आपको इसमें फिल करना है कि सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली डिवाइस कौन सी है। मतलब वह इनपुट डिवाइस जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है।
तो मिसलिनियस में से कौन सी है? तो आपको पता है, आपने बहुत जगह एग्जाम में भी पूछा गया, एसएससी में काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि आपका माउस जो होता है ना जी, माउस आपका किस काम में उपयोग होता है? सबसे ज़्यादा उपयोग में की इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है माउस को। तो माउस आपका सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है। याद रहे आपको कि मॉनिटर तो आपका डिस्प्ले करने के लिए, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस हो जाए, माउस इनपुट डिवाइस हो जाता है, मॉडेम आपका इंटरनेट को मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करने के लिए उपयोग करते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे आपका, एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान और सूत्र इंटर करता है? तो वह कौन सा क्षेत्र है जो मान और सूत्र इंटर करता है? तो देखो, आप सभी जानते हैं कि जो एक्सेल विंडो में हम मान और सूत्र कहाँ पे इंटर करते हैं? टाइटल बार में करते हैं? नो, टाइटल बार में आपको पता है कि फाइल का नाम और एप्लीकेशन का नाम शो होता है। और मेन्यू बार में करते हैं, तो मेन्यू बार में सभी टूल्स होते हैं ना। और फार्मूला बार में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका फार्मूला बार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फार्मूला बार। फार्मूला बार में हम सूत्र और जितने जो भी एंट्री करनी होती है एक्सेल में, हम मान को एंटर कर सकते हैं। फार्मूला बार से भी बहुत आसान होता है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ से एंट्री, कोई भी एंट्री करेंगे तो यहाँ पे एंट्री आसानी से हो जाती है। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। मशीन लर्निंग किसका भाग है? आप सभी को पता है कि मशीन लर्निंग किसके अंतर्गत आता है। तो आपने देखा होगा, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। इसको शॉर्ट में एआई बोलते हैं। और एआई के अंदर आपका मशीन लर्निंग आता है, जिसको एमएल बोलते हैं। एमएल के अंदर आपका डीएल आता है, जिसको डीप लर्निंग बोलते हैं। ये सभी इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आपका यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका स्पेस बेस पे है कि आपका ऐसे कमांड होते हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। तो वह ऐसे कमांड कौन से होते हैं जिन्हें हम सिलेक्ट कर सकते हैं? तो आप सभी को पता है कि हमारी मोबाइल में हो या कहीं भी हो आपका, तो हम जितने भी हमारे मेनू होते हैं, मेनू को हम क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सिलेक्ट कर लेते हैं। बट इसमें आप यदि आप सही से देखेंगे कि मेनू को हम सिलेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हम यदि आपको डिस्प्ले में हो तो डिस्प्ले में हर चीज़ मेनू नहीं होती। वहाँ पर डिस्प्ले में आपके मोबाइल में आप देखेंगे तो आइकन शो होते हैं ना। क्या शो होता है आपको? तो आइकन शो होते हैं ना, पॉइंटर के द्वारा। जैसे हम किसी पे क्लिक करना, सपोज डैट हमें यहाँ पे इसको क्लीन करना, तो हम यहाँ से जैसे हम कुछ लिख रहे हैं तो इसको हमें क्लीन करना, तो हम इसका उपयोग करके इसको हम यहाँ से ऐसे क्लीन कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ये इरेजर वाला पॉइंटर है। स्क्रीन में क्या है आपका? ये इरेजर शो करता है। अब इसको हमें क्लोज करना है, तो हम यहाँ से ऐसे क्लोज करके यहाँ से मार्कर पे क्लिक कर लेंगे, तो ये मार्कर यहाँ पे पॉइंट लिखने लगेगा। ठीक है, इसको इरेज करना, पूरा डिलीट करते यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। तो हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? ये तो ये हमें दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पे ये आइकन है। ये क्या है? आपके आइकन दिखाई दे रहे हैं। तो इन आइकन, तो हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं? तो यहाँ से हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, किसको कमांड दे रहे हैं? तो आइकन को दे रहे हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आइकन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन कुछ जगह काफ़ी जगह ये कन्फ्यूजन में उत्तर रहा है, कुछ जगह काफ़ी गलतियों में उत्तर ये आता रहा, तो इसलिए हम यहाँ पे आइकन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन वैसे तो इसका राइट आंसर आइकन होना चाहिए, क्योंकि हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पे क्लिक करने का काम कर रहे हैं ना। तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेनू पर रखेंगे, क्योंकि आइकन को हम रख सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा ही कम्फर्ट आंसर यूपी के अकॉर्डिंग नहीं होगा। यूपी जो आप देखेंगे तो मेनू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अब आपका अगला सवाल आपका यहाँ पे आ जाता है यूपी जीके का। यूपी जीके को आपको पता है कि कितने सवाल रहते हैं यूपी जीके में आपके? तो कुल 20 सवाल हैं। तो देखते हैं अध्याय यहाँ पे आपको गलत नोट टाइप हो गया, तो इसको आपको इग्नोर करना है। एज अयोध्या है, क्या है आपका? अयोध्या। तो अयोध्या में आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि पर विगत 22 वर्ष, विगत मतलब 22 जनवरी 2024 को, यानी आज के दिन, आज आपका कितना है? आज 22 जनवरी है ना। आज आपका 22 जनवरी है, और आज 22 जनवरी का 2025 के 22 जनवरी है ना। तो 2024 को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जहाँ रामलला की जो मूर्ति है वह कितने इंच की थी? यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी, यानी कितनी ऊंची बाल स्वरूप मूर्ति कितनी ऊंचाई की थी? तो आप सभी को पता है कि 51 इंच की मूर्ति थी। कितने इंच की थी? आपके 51 इंच की थी, याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। धूप मेला, ये धूम्र मेला की बात कर रहा है। धूप मेला आपके यहाँ पे आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो देखो ये यहाँ पे कहाँ पे होता है? धूप मेला कहाँ पे होता है? तो आपका ये कहाँ पे होता है? तो याद रहे आपको वाराणसी में होता है। कहाँ पे होता है आपका? ये वाराणसी में होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है यहाँ पे? क्योंकि जीके वाई नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इनमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ज़्यादा उस तरह क्वेश्चन होगा तो उस पर एक्सप्रेशन देंगे। ठीक है, यानी प्रसिद्ध कहानीकार जयशंकर प्रसाद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है?
तो आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि जो कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ है। तो ये कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म भी कहाँ पर होता है, ये वाराणसी में इनका भी जन्म होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे कंकाल वगैरह कहानी में बहुत अच्छी लिखी हैं। यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी में जो बनवाया था अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और यहाँ पे बनवाया था उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। किस विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात विजय हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 1857 की क्रांति में मथुरा से किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति में मथुरा से किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे जो 1857 में क्रांति आपके मेरठ के बैरकपुर से आपके शुरू हो जाती है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि मथुरा में किसने किया था। तो आपको याद रखना, मथुरा में कौन करते हैं? तो देवी सिंह करते हैं। कौन करते हैं? देवी सिंह करते हैं। नाना साहब आपको पता है कानपुर से करते हैं। अगला सवाल देखते हैं आपके यहाँ पे, कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थे। यानी कपिल वस्तु के जो शाक्य गणराज्य थे तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित थे। तो यह जो शाक्य गणराज्य आपको पता है कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के गणराज्य उससे संबंधित थे। तो ये सिद्धार्थनगर संबंधित थे। कहाँ से थे? सिद्धार्थनगर। यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था क्योंकि इसमें गौतम नगर, कुशीनगर ये सभी दे रखे थे, तो इसमें कन्फ्यूजन वाला था। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं आपका, दशावतार मंदिर का संबंध उत्तर प्रदेश के वर्तमान किस जिले से है। यहाँ पे किस कर लेना आपको, किस जिले से आप पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कि दशावतार मंदिर का संबंध उत्तर प्रदेश के वर्तमान किस जिले से है। तो आप देखते हैं यह दशावतार मंदिर कहाँ बनवाया गया था। तो ये गुप्त साम्राज्य के समय की बात है। ये आपका दक्षिण साइड बनवाया जाता है, यानी मतलब उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश एरिया के आसपास बनवाया जाता है। यानी ललितपुर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ललितपुर की। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ललितपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हमारा यहाँ पे, केंद्रीय बकरी अनुसंधान की बात कर रहा है ना। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में किस जिले से संबंधित है, यानी किस जिले पर है। तो याद रखना आपको, जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है। कहाँ पे है आपका? तो यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है आपके यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो गाजियाबाद है, या फिर महोबा है, ये जौनपुर है, ललितपुर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा ललितपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ललितपुर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं आपका यहाँ पे, यूरिया उर्वरक कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ है। तो यूरिया उर्वरक कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो यह आपका बरेली में शामिल हो जाता है। कहाँ पे? बरेली में। यानी यूरिया उर्वरक कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? बरेली में है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आपको यहाँ पे, अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो इस पर आप लोगों को विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। वेब सिटी गाजियाबाद से संबंधित है, बात सही है, ये गलत है। तो वेब सिटी गाजियाबाद से, ये तो आपका राइट आंसर है। वेब सिटी आपका गाजियाबाद से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आपके यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में अच्छे यानी पक्षी बात कर रहा है ना। उत्तर प्रदेश में पक्षी वन्य जीव विहारों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में पक्षी वन्य जीव विहारों की बात कर रहा है, तो कितनी संख्या है आपकी। तो इनकी संख्या लगभग 15 है। कितनी है? पक्षी वन्य जीव विहारों की बात करें तो इनकी 15 संख्या है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आपको यहाँ पे, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग का गठन किया गया था। यानी पिछला आयोग जो था उसका गठन कब किया गया था। 18 अगस्त को किया गया था, या फिर 9 मार्च को किया गया था। 9 मार्च 1993, 9 मार्च 1990, 15 जुलाई 1994 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 मार्च को। 9 मार्च को, इसमें दो है नहीं, 9 मार्च 1993 के आसपास। तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। तो 9 मार्च 1993 को किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आपको यहाँ पे, जुडिशरी संबंधित है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों यानी हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत स्थायी संख्या कितनी है। यदि स्वीकृत की बात है, स्वीकृत आपका कितनी है? 160 है। लेकिन स्थायी की बात करें तो स्थायी आपकी 120 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। स्थायी बात कर रहा है, स्वीकृत तो कितनी है? 160 है। ठीक है,
अगला सवाल आपका यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतों को कब समाप्त कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतों को कब समाप्त कर दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो न्याय पंचायतों को अभी हाल ही में समाप्त किया गया है। कब समाप्त किया गया था आपका, 26 दिसंबर 2017 को। कब समाप्त कर दिया गया, 26 दिसंबर 2017 को इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला सवाल है, द्वितीय महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कौन बनी। तो उत्तर प्रदेश की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो आपको पता है कि पहले राजकुमारी अमृत कौर हो जाती हैं। ये पहले आपके गवर्नर यानी आपका राज्यपाल जिनको कहते हैं आप, तो राज्यपाल आपके हो जाते हैं आपके यहाँ पे सरोजिनी नायडू जी। और राजकुमार ये हो जाती हैं आपकी पहली आपकी महिला मुख्यमंत्री हो जाती हैं। लेकिन आपके दूसरी की बात करें तो दूसरी आपकी सुश्री मायावती जी हैं। ओके, अगला सवाल आपका देखते हैं यहाँ पे, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष के बीच में बहती गंगा यमुना, यह चिन्ह कब स्वीकृत हुआ। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, ये कब स्वीकृत हुआ है आपको, तो देखो याद रखना आपका 1938 के आसपास स्वीकृत होता है। कब होता है आपका, 1938 में यह उत्तर प्रदेश का चिन्ह आपका ऐसे आपका बना हुआ है। आपने देखा होगा, आपको याद भी होगा, थंबनेल में भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका इस प्रकार स्वीकृत कब होता है, 1938 में होता है। अगला सवाल है, सोनभद्र जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो सोनभद्र जिले का जो मुख्यालय है आपका वो कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है। तो इस कुछ जिलों ऐसे थे यहाँ पे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनके जिले अलग जगह हैं। तो याद है, सोनभद्र जिले का मुख्यालय की बात करते हैं तो ये आपका राबर्ट्सगंज हो जाता है। कहाँ हो जाता है, राबर्ट्सगंज हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आपका यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बिहार से सीमा नहीं साझा करता है। उत्तर प्रदेश का मतलब इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो बिहार सीमा नहीं साझा करता है। तो देखो, ऐसा वही जिला आपका जो बिहार सीमा साझा नहीं करता, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार से जो सीमा साझा करने वाले हैं आपका यहाँ पे सोनभद्र, बलिया, श्रावस्ती, चंदौली। तो यहाँ पे आपका जो बलिया है, तो बलिया आपका किसे साझा करता है, बिहार साझा करता है, राइट। सोनभद्र भी आपका बिहार साझा करता है, लेकिन आपका जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती बिहार से नहीं बल्कि नेपाल से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाए, नेपाल हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये तीनों शामिल हैं। किसे शामिल हैं आपको भी पता होना चाहिए, आपका बिहार से सीमा साझा करते हैं। और इसी को चंदौली को धान का चा कटोरा कहा जाता है ना उड़ीपे में, चावल कटोरा ऐसे कुछ कहते हैं, आप देखे होंगे, इसके अभी क्वेश्चन में पूछा गया था हाल ही में। तो ये आपके राइट आंसर कि आपका हो जाएगा इसका श्रावस्ती। तो ये आपके कुल सवाल थे, आपके यहाँ पे 35 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपका यूपी जीके और कंप्यूटर सम्मिलित थे। आपको लिए कैसे लगा आपको बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, धन्यवाद।